नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और दमदार 10 में आपका स्वागत है। दमदार 10 में सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पीएम मोदी अलर्ट मोड पर हैं। कोरोना पर वार के लिए पीएम ने 23,000 करोड़ का हेल्थ इमरजेंसी पैकेज अनाउंस किया है। कोरोना से निपटने की नई जिम्मेदारी देश के स्वास्थ्य मंत्री को मिली है, जिन्होंने अगले 9 महीने में फुल तैयारी का ड्राफ्ट तय कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े हथियार वैक्सीनेशन को लेकर शहर शहर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंका रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। वैक्सीन की कमी के चलते आज मुंबई में करीब वैक्सीनेशन ठप रहा, तो अहमदाबाद को वैक्सीन के लिए अगले 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आखिर वैक्सीनेशन को लेकर पेच कहां फंसा है, कैसे पूरा होगा वैक्सीनेशन का टारगेट, दिखाते हैं आपको नेशन इन्वेस्टिगेशन। हमें तैयार होना होगा कि हम एक दिन में 1 करोड़ डोज दे पाए। कुछ ही हफ्तों में ये संभव हो जाएगा, इतनी सप्लाई। हमें उसकी तैयारी करनी है। दावा तो था कि अगस्त महीने में हर रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अगस्त से पहले जुलाई महीने में ही वैक्सीन का ऐसा शॉर्टेज नजर आ रहा है कि शहर शहर में वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा छाने लगा है। मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गया, जयपुर का वैक्सीनेशन सेंटर ठप हो गया, अहमदाबाद में भी वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया, चेन्नई के वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लटक गया। ये देश के 4 बड़े शहरों की तस्वीरें हैं, जहां वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन ड्राइव पर ब्रेक लग गया। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बिना वैक्सीन बैरंग लौटना पड़ रहा है। वैक्सीन की कमी की यह हालत तब है जब भारत वैक्सीन डोज लगाने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर 2 देश बन चुका है। भारत में अब तक 36 करोड़ 89 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें सिंगल डोज लगवाने वालों की संख्या 29 करोड़ 86 लाख से ज्यादा है, जबकि 7 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। 95 करोड़ की वयस्क आबादी वाले हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का यह आंकड़ा बेहद कम है। लक्ष्य इस साल के आखिर तक पूरे देश को वैक्सीनेट करने का रखा गया था, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखकर ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। यह पिछले 15 दिनों का वैक्सीनेशन रिपोर्ट कार्ड है। इसमें एक दिन में हाईएस्ट वैक्सीनेशन 24 जून को 64,89,000 हुए, जबकि सबसे कम 5 जुलाई को, जब एक दिन में महज 14,81,000 टीके लगाए गए। इन 15 दिनों का ऑन एन एवरेज देखें तो पिछले 15 दिनों में हर रोज औसत 55,23,000 टीके लगाए गए, जो 1 करोड़ डेली वाले लक्ष्य के आधे से थोड़ा ही ज्यादा है। अब इन आंकड़ों का ग्राउंड पर कैसे इफेक्ट हो रहा है, अब वो समझिए। ये मुंबई में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के इस सेंटर पर हर रोज 8 से 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की क्षमता है, लेकिन शुक्रवार को यहाँ वैक्सीनेशन पूरी तरह ठप हो गया। वजह क्या रही, वो हमारे रिपोर्टर से सुनिए। बीएमसी ने सभी सरकारी और बीएमसी के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उन्हें बंद रखा है। ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये सबसे बड़ा है, लिहाजा लोग अपने आसपास जो छोटे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ जाने की बजाय यहाँ आते हैं इस उम्मीद में कि ये बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है तो यहाँ पर इन लोगों को फ़ौरन वैक्सीन मिल जाएगा। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है टुडे नो वैक्सीनेशन, लेकिन बावजूद लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये बताइए कि आप वैक्सीन लेने आए थे, आपको पता नहीं था कि आज बंद है? नहीं पता साहब। तो ये क्या बताया इन्होंने आपको? अभी बोलते मंडे का ये बुक करके आने का। आपका फर्स्ट डोज हो चुका है? हाँ, हो गया। तो दूसरे डोज के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पर तो क्या बता रहे हैं? अभी मंडे को करके बोल रहे हैं। देखिए, सेकेंड डोज के लिए इनका अपॉइंटमेंट है, शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट ऑन कोविन ऐप। देखिए, सेकेंड डोज का इनका ड्यू हो चुका है
फ़िलहाल अपॉइंटमेंट इन्हें लेना होगा और इसी वजह से यहाँ पर आए थे। आप बताइए क्या बोला आपको? तो अंदर गए ना, अभी तो बोर्ड लगा हो देखा वो बंद है। ये तो थी मुंबई की तस्वीर। अब उन शहरों का भी हाल देखिए जहां वैक्सीन तो अवेलेबल है, बावजूद इसके हालात बिगड़ रहे हैं। लोग ज्यादा और वैक्सीन कम हो तो हालात कैसे बनते हैं वो इन तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है और दूसरी तस्वीर ओडिशा के गंजम जिले की। इंदौर में 3 घंटे के इंतजार के बाद भी जब लोगों को वैक्सीन नहीं लगी तो लोगों का सब्र जवाब दे गया और लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर ही हंगामा खड़ा कर दिया। गंजम के वैक्सीनेशन सेंटर पर जितने लोग पहुंचे उनके मुकाबले टीके कम पड़ गए। नतीजा ये हुआ कि वैक्सीनेशन सेंटर पर आए लोग नाराज हो गए और इस नाराजगी में उन्होंने सेंटर का बैरिकेड तोड़ डाला। देश में कोरोना को लेकर पीएम मोदी दिन रात चिंता कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने से लेकर पीएम मोदी हेल्थ इमरजेंसी जैसे सिचुएशन को लेकर बड़ी तैयारी कर रहे हैं ताकि देश में अगर कोरोना की तीसरी लहर आए भी तो हिंदुस्तान उससे लड़ने के लिए तैयार रहे। पीएम ने ऐसी ही तैयारी के लिए 23,000 करोड़ का हेल्थ इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया है। मनसुख जी, सबसे पहले आपको बधाई स्वास्थ्य मंत्री बनने की। मैं मधुरेंद्र न्यूज़ नेशन से बोल रहा हूँ। आपने जो पैकेज की घोषणा की, जाहिर तौर पर थर्ड वेव की तैयारियों के मद्देनज़र और आगे की जो चुनौतियां हैं कोविड की उसके लिए की गई है, लेकिन इसका टेन्योर लंबा रखा गया है, 9 महीने का टेन्योर, जबकि जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि अगस्त या सितंबर से थर्ड वेव शुरू हो जाएगी। तो जो सामने का थर्ड वेव है जिसको लेकर पूर्वानुमान है, उसको लेकर इस पैकेज में क्या व्यवस्था है? ये कोविड के सामने हमें सामूहिक लड़ना है और 9 महीने मैक्सिमम है। ये हम 3 महीने 2 महीने हमारी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन व्यवस्था हम करें, तुरंत ही आवश्यकता हुई तुरंत ही कर ले, हमें जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन ये लिमिटेशन मैक्सिमम है। नए स्वास्थ्य मंत्री का विजन क्लियर है। तीसरी लहर की तैयारी को लेकर जो डेडलाइन मिली है काम उससे पहले पूरा करना है, लेकिन चुनौती सिर्फ इतनी भर नहीं है। नए स्वास्थ्य मंत्री के सामने देश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी। मनसुख मंडाविया के पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी है। फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट इसी मंत्रालय के तहत आता है, लिहाजा उन्हें दवाई के निर्माण और सप्लाई पर भी नजर रखनी होगी। इस साल के आखिर तक पूरे देश को वैक्सीनेट करने के लिए भी नए स्वास्थ्य मंत्री को जमकर मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन का टारगेट पीछे छूटा तो तीसरी लहर में मुश्किलें भी बढ़ेंगी और मौत का आंकड़ा भी। जयपुर शहर में वैक्सीनेशन का टारगेट कैसे पिछड़ रहा है, अब उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फिलहाल हम गांधीनगर वैक्सीनेशन सेंटर पर है। यहाँ बुधवार को वैक्सीनेशन हुआ था, उससे पहले सोमवार मंगलवार को नहीं हुआ और आज 2 दिन हो गए यहाँ कोई वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। वजह वैक्सीन की डोज पहुँची नहीं है। सर, आप वैक्सीन लगवाने आए हैं? समय 23 जून को ड्यू हो गया हमारा, आज देख लो कितने दिन ऊपर हो गए। 23 जून को उनका समय पूरा हो गया है। आप भी लगवाने आए वैक्सीन? इन्हीं को लगवाने मेरे को लगवानी है। यहाँ ये वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है। चूँकि जब वैक्सीन नहीं है तो यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं है। वजह साफ है, जब वैक्सीन आएगी तब यहाँ वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होगा। लेकिन फिलहाल लगातार ये तस्वीर केवल इस सेंटर से नहीं है, कमोबेश राजस्थान के अधिकतर सेंटर में यही तस्वीर है। मेरे साथ यहाँ सेंटर की प्रभारी पूनम जुड़ेंगी, डॉक्टर पूनम से बात करते हैं। मैम, लगातार लोग आ रहे हैं आपके पास कि कब वैक्सीन शुरू होगी लोगों को, क्योंकि उनको भी दिक्कतें आ रही हैं और आपको भी इस समय दिक्कतें आ रही होंगी लोगों को मैनेज करने में। हमारे पास लगातार जिनका डोज ड्यू हो रहा है वो लगातार पूछने के लिए आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन पिछले 2 दिन से हमारे यहाँ कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो वो जब भी हमें कोई वैक्सीन मिलेगी हम बिल्कुल लगाने के लिए तैयार हैं। हालांकि कल गुरुवार को हम जयपुर के अलावा अन्य सेंटर की बात करें तो प्रदेश भर में 1 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगी हैं, लेकिन इस दौरान स्थिति ये है कि अधिकतर सेंटर जयपुर में बंद हैं। फिलहाल वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। यहाँ अब तक 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में अब तक 3 करोड़ 57 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी है, जबकि इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है गुजरात, जहां अब तक 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। लेकिन तीसरे नंबर पर होने के बावजूद गुजरात के अहमदाबाद में वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है, ये ग्राउंड पर मौजूद न्यूज नेशन रिपोर्टर ने समझने की कोशिश की। इस वक्त हम अहमदाबाद के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर है, जहां पर वैक्सीनेशन आमतौर पर हर रोज़ होता है और लोग कतार में खड़े रहकर टीका लगवाते हैं। लेकिन आज जो है वो कुर्सियाँ खाली है, ये जो बेंच है वो खाली है, स्टाफ भी नहीं है, क्योंकि
बताया ये जा रहा है कि 2 दिन तक वैक्सीनेशन बंद था और अगले 2 दिन भी वैक्सीनेशन बंद रहेगा। ये वैक्सीन देने वाले जो स्टाफ है उनका रूम है, देखिए बिल्कुल लोग नहीं है यहाँ पर, ना कतारें हैं ना लोग जो है वो वैक्सीन लेने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ये जारी किया था और ये प्रचार भी किया था कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है टीकाकरण जो है कोरोना का वो बंद रहेगा। इसकी मुख्य वजह ये भी बताई जा रही है, सरकार ने नहीं कहा है लेकिन जो वैक्सीन का डोज़ है वो पर्याप्त मात्रा में गुजरात सरकार के पास नहीं है। शायद यही वजह है कि अगले 2 दिनों तक भी ये वैक्सीनेशन बंद रहेगा और पिछले 2 दिनों से भी ये वैक्सीनेशन बंद है। आखिरी वैक्सीनेशन पूरे गुजरात में 6 जुलाई को हुआ था और 6 जुलाई को करीब 2 लाख लोगों को टीका लगा था। फिलहाल देश में 7 कंपनियां हैं, अलग अलग तरह की वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन कर रही हैं। 3 और वैक्सीन्स का ट्रायल भी एडवांस स्टेज में चल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही अच्छे नतीजे आएंगे और वैक्सीनेशन का टारगेट वक्त पर पूरा होगा। मुंबई से पंकज मिश्रा, जयपुर से लाल सिंह फौजदार और अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव कराने का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है और इसी के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ेंगी। आज ये बहुत बड़ा ऐलान परिसीमन आयोग ने किया। सवाल यह है कि असेंबली में 7 सीटें बढ़ने के इस ऐलान के बाद किसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इससे किसको नफा होगा, किससे नुकसान होगा, आपको नेशन स्पेशल में दिखाते हैं। चार दिन तक जम्मू कश्मीर का दौरा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से लंबी बात, कश्मीरी पंडितों और शरणार्थियों से भी मुलाकात और अब परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए अपना प्लान देश के सामने रख दिया है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ेंगी। पहली बार आदिवासियों के लिए सीटों को आरक्षित रखा जाएगा। 24 सीटें पीओके के लिए खाली रहेंगी। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। And as I told you that I have narrated the section 14 also in front of you, in which the under Act it has been very clearly mentioned that 24 seats in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir shall remain vacant and shall not be taken into account for reckoning the total membership of the Assembly. And the said area and the seats shall be excluded in delimiting the territorial constituencies as provided under Part 5 of the Act. So they will remain, out of this purview of, and we will be doing the delimitation of 90 seats, which has been raised from 83 to 90, and we have to add 7 more constituencies in that. मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट को पहले जनता के बीच रखा जाएगा और इस पर ऑब्जेक्शन को भी एंटरटेन किया जाएगा और जनता के सुझाव मिलने के बाद ही फाइनल ड्राफ्ट पर मुहर लगेगी। लेकिन मार्च 2022 तक राज्य के परिसीमन का एक काम पूरा कर लिया जाएगा। हम यही कहेंगे कि कुछ तो मिल रहा है कि हम इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी डिलिमिटेशन प्रोसेस की, और हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है कॉन्स्टिट्यूंसी ओवर क्राउडेड है, जोग्राफिकली जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बहुत बड़ी है, जहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ होनी चाहिए थी, और आपको क्योंकि 1,30,000 इसका शेड्यूल है और अक्सर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखा है 2.5 लाख 3 लाख तक भी वोटर्स है जो ओवर क्राउडेड कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनको कम करने की हमने इससे पहले भी वकालत की और आज भी हम ये बात रखते हैं। बट आने वाले दिनों में इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बढ़ें, क्योंकि 7 सीटें बहुत कम पड़ती है जम्मू कश्मीर को लेकर। परिसीमन आयोग की टीम 6 जुलाई से जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी। इस दौरान आयोग ने करीब 290 प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करके 7 सीटें बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। सवाल यह है कि इससे जम्मू कश्मीर राज्य में क्या कुछ बदलेगा? जम्मू और कश्मीर में किसकी सीटें बढ़ेंगी? क्या जम्मू को ज्यादा ताकत देने की तैयारी है? ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जो अभी जनसंख्या के आधार पर और टोपोग्राफी के आधार पर जो होगा उसमें जम्मू का बैलेंस बढ़ेगा या कश्मीर का बैलेंस बढ़ेगा, ये तो डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगा। परंतु हाँ, अभी तक ऐसा लगता है कि जम्मू के साथ भेदभाव होता रहा है, तो अपेक्षा है कि वो जो भेदभाव वो ठीक होगा
उसमें जो सीटें जम्मू में बढ़नी चाहिए वो जम्मू में बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन के आधार पर और जो टोपोग्राफी के आधार पर देखा जाए तो कुछ जम्मू की सीटें बढ़ती दिखती हैं। सवाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर का परिसीमन क्यों जरूरी है। इसे जानने के लिए पहले आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा का समीकरण समझना होगा। पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पहले तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें थी। इसमें कश्मीर के खाते में 46 सीटें, जम्मू के खाते में 37 और लद्दाख के लिए 4 सीटें और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटों को भी इसी में गिना जाता था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पास होने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। लद्दाख के अलग होने से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 107 हो गई और इनमें से 46 कश्मीर और 37 जम्मू में आती है, जबकि 24 पाक अधिकृत कश्मीर के कोटे में है। अब पीओके को छोड़ भी दें तो सही मायनों में जम्मू कश्मीर में इस वक्त 83 विधानसभा सीटें हैं। परिसीमन आयोग के मुताबिक 7 सीटें बढ़ाने पर यहां कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो जाएंगी, जिन पर भविष्य में चुनाव होगा। यहां जानने वाली बात यह है कि वो 7 सीटें जम्मू में बढ़ सकती हैं। ऐसे में कश्मीर में तो 46 सीटें ही रहने वाली हैं, लेकिन जम्मू में यह आंकड़ा 37 से बढ़कर 44 हो सकता है। और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां इस परिसीमन को शक की नजरों से देख रही हैं। ये जो अभी डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो कब पहले से ही ये उनका मानना है कि जब पूरे भारत के अंदर दोबारा जनगणना हो रही है, ताज़ा जनगणना हो रही है, तो जो ये परिसीमन हो रहा है, जो ये डिलिमिटेशन हो रहा है, तो ये ताज़ा सेंसस के आधार पे होना चाहिए, ना कि 2011 का, जिसको जम्मू कश्मीर की जो जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी भी उसको फ्रॉड सेंसस बोलती है। तो उस जनसंख्या के आधार पर जिसे आज तक हम लोग फ्रॉड मानते रहे हैं, उसके आधार पर डिलिमिटेशन करने का क्या फायदा? हमारे लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो, सभी को समान मौके मिले, इस पर हमेशा जोर दिया जाता है। परिसीमन की प्रक्रिया का आधार भी यही होता है। हर राज्य में समय के साथ जनसंख्या में बदलाव होते हैं। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या में सभी का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसीलिए निर्वाचन क्षेत्रों का सही तरीके से बंटवारा होना जरूरी हो जाता है। इसे ही परिसीमन कहते हैं। लगातार एक बेइंसाफी होती रही है जम्मू के साथ, ये सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो उसी को आधार मान करके तो 2026 तक सेंसस नहीं करेंगे, इस प्रकार के रूल पास करना, मुझे लगता है कि ये सारा गलत था। और ख़ास करके बहुत सी ऐसी समाज हैं जिनको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, उनकी नॉमिनेशंस की जानी चाहिए। पीओके रेफ्यूजी हैं, उसमें वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी हैं जो उसमें जीत करके नहीं आते। अगर आप जम्मू कश्मीर के नक्शे पर नजर डालें तो जम्मू डिवीजन की आबादी 54 लाख है और ये डिवीजन 26,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं कश्मीर घाटी की जनसंख्या 69 लाख है और इसका क्षेत्रफल 15,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी क्षेत्रफल कश्मीर का ज्यादा है और आबादी जम्मू की। जम्मू का ये दर्द है कि कभी भी उसे ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जम्मू के लोगों के बीच ये एक असंतोष का विषय भी है कि आजादी के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने वाला शख्स कश्मीर से ही आता रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद जरूर इसके अपवाद हैं जो जम्मू के डोडा से आते हैं। इसीलिए जम्मू के लोग हमेशा से परिसीमन को जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से ठीक करने की मांग करते आए हैं। वो यही तर्क देते हैं कि कश्मीर में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जिनका क्षेत्रफल 100 से 150 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जम्मू में ऐसी विधानसभाएं हैं जहां का क्षेत्रफल 800 से 900 वर्ग किलोमीटर है। रीजन कहाँ जाएगा? अगर आप यहाँ से कश्मीर को देखें तो बानिहाल से उधर फिर पीर पंचाल, और पीर पंचाल से आगे जाएंगे तो जम्मू आपको नजर पड़ेगा। तो पॉपुलेशन तो उतनी ही है जो पॉपुलेशन है। हम तो कहते हैं कि जोग्राफिकली और पॉपुलेशन के हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड करें। जहाँ जम्मू कश्मीर की असेंबली आपकी जो है वो ऑलमोस्ट, अगर आप 150 सीटें भी देंगे तब भी कम पड़ेगा।
इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपकी उड़ी देखिए, आप टंगमर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखिए, आप बटमालन कॉन्स्टिट्यूंसी को देखिए, वो कितनी ओवरक्राउडेड है। मोर देन 2.5 लाख वोटर्स है बटमालन कॉन्स्टिट्यूंसी। परिसीमन पर उठते सवालों के बीच आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब तक जिस परिसीमन के आधार पर चुनाव हुए हैं वो 1981 की जनगणना पर आधारित था, लेकिन अब जो होगा वो 2011 के आंकड़ों के हिसाब से होगा। जाहिर है इस लंबे वक्त में जम्मू की तावी और कश्मीर की झेलम में काफी पानी बह चुका है। जम्मू कश्मीर में इस बार 2011 की जनगणना के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जा रहा है और इसमें जनसंख्या के अलावा भौगोलिक स्थिति, संचार और दूसरे कई पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। सियासी नजरिए से देखें तो अभी जम्मू में बीजेपी ने खुद को मजबूत कर रखा है, वहीं घाटी में पीडीपी और एनसी की अच्छी पकड़ है। अब तक के चुनावों में ऐसा देखा गया था कि घाटी में बेहतरीन प्रदर्शन कर भी जम्मू कश्मीर सरकार बन जाती थी। अकेले जम्मू का योगदान कम रहता था, लेकिन परिसीमन के बाद अगर 7 सीटें जम्मू के साथ जुड़ जाती है तो इससे राजनीतिक समीकरण बदलते दिख सकते हैं। दिल्ली से विकास चंद्रा, जम्मू से शाहनवाज और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं आज की अच्छी खबर। एक, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते गिनते आप गिनती भूल जाएंगे, लेकिन इस नन्हे बॉक्सर का पंच नहीं थमेगा। इस नन्ही सी उम्र में इस नन्हे बॉक्सर ने पंचेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने वाले इस बॉक्सर का नाम है अरिंदम गौर। दिल्ली के रहने वाले अरिंदम की उम्र महज 5 साल 5 महीने है और इस छोटी सी उम्र में इन्होंने 13 सेकंड में 100 पंचेस लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अरिंदम पहली क्लास में पढ़ते हैं और पढ़ाई के बीच से 3 घंटे का समय अपनी ट्रेनिंग के लिए निकालते हैं। घर में ही पंचिंग बैग पर इनकी प्रैक्टिस होती है। अरिंदम कहते हैं कि बड़े होकर विजेंद्र सिंह और मैरी कॉम जैसा बॉक्सर बनना चाहते हैं ताकि अपने परिवार और देश दोनों का नाम रोशन कर सके। सुबह 1.5 घंटा और रात को शाम को भी 1.5 घंटा। और आपका फेवरेट बॉक्सर कौन है? विजेंद्र सिंह और मैरी कॉम। पिता अरुण गौर कहते हैं कि अरिंदम बचपन से ही पंचिंग बैग खरीदने की जिद करते थे। आखिरकार अरिंदम के 5वें बर्थडे पर उन्होंने बेटे को पंचिंग बैग का तोहफा दिया और फिर इसी पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करते हुए अरिंदम ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाई और आखिरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम ही कर लिया। घर में ही ट्रेनिंग हुई, तो घर में ट्रेनिंग कराता था मैं, और ये जो है सुबह 1.5 घंटा लगभग प्रैक्टिस करता था और शाम को भी लगभग 1.5 घंटा प्रैक्टिस करता था। और प्रैक्टिस का मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड का इसको इतना शौक था कि जब ये थक जाता है तो मैं कहता है कि ना बेटा अभी नहीं करना है तो मत करो, पर फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनेगा। तो कहता है नहीं पापा, फिर ये फिर से प्रैक्टिस करने लग जाता था। तो मतलब इसको अपने आप से ही इस रिकॉर्ड बनाने का कुछ मतलब अंदर से ही था इसको नेचुरली कि मुझे कुछ करना है। शुरुआत में तो परिवार इसे खेल समझता रहा, लेकिन अरिंदम जैसे जैसे बॉक्सिंग को लेकर सीरियस हुआ, पिता ने उसकी ट्रेनिंग कराने की सोची। लेकिन कोरोना के चलते अरिंदम घर से बाहर नहीं जा सके और घर पर ही रहते हुए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। टीम न्यूज नेशन। दमदार 10 में आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज नेशन।